हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के विषय में बताया था। आज हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम है इन्फ्लेशन। आज हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन्फ्लेशन के कौन से महत्वपूर्ण कारण है और कैसे और किन तरीकों से हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इनके निवारण के विषय में आपको बताने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है या महंगाई किसे कहते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन की अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसको मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसे मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं, तो देखिए इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि जब किसी भी वस्तु या सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि होने लगती है तथा उस पर्टिकुलर कंट्री के मुद्रा की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें कमी आने लगती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। अगर निरंतर किसी भी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है लगातार बढ़ रहा है और साथ ही साथ उस देश की मुद्रा की जो वैल्यू है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसी ही स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार कहते हैं। मीनिंग के साथ साथ अगर हम इनके कारणों के विषय में बात करें कि क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, तो इसके ढेर सारे कारण भी हैं। रीजन क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो जब कभी भी किसी भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो फंड का फ्लो है या जो मनी सप्लाई है अगर बढ़ जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो महंगाई की चपेट में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे कारण के बारे में जानना है, तो चलिए जानते हैं कि इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रमुख कारण हैं। देखिए, पहला जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखिए, जब लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव कह लीजिए या फिर आप पॉजिटिव कहिए, हमारे देश में डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने के कारण, क्योंकि जो सेलर हैं, जो सप्लायर हैं, उनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होते हैं, तो मांग बढ़ने के साथ साथ वो अपनी वस्तुओं की कीमत में क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? वृद्धि करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण से क्या होता है? इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन हमें झेलनी पड़ती है। मुद्रास्फीति हमारे देश में आ जाती है। तो देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या करता है? डिमांड को कंटिन्यू इंक्रीज करता है, जिस कारण से महंगाई आती है। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड कॉजेस की बात करें तो इंक्रीज द मनी सप्लाई। देखिए, इंक्रीज द मनी सप्लाई, तो पहले तो हम जानेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो भी मुद्रा मार्केट में निर्मित की जाती है उस पूरी मुद्रा को ही क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। जैसे हमारे देश में मुद्रा दो फॉर्म में होती है, एक होता है हमारा कॉइन प्लस नोट्स। इन दोनों को अगर हम मिला दें, कंप्लीट जितने भी कॉइन है हमारे देश में और नोट जो निर्मित होती है, ये नोट या कॉइन की बात करें तो आरबीआई द्वारा निर्मित होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो देखिए, पूरी मनी सप्लाई को प्रेजेंट करता है। और अगर इसका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है किसी भी इकोनॉमी में, जैसे हमारे देश के बारे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? इसका निगेटिव ये इंपैक्ट होता है कि कहीं ना कहीं वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राइसेस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्योंकि अगर मनी सप्लाई अधिक होगी तो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जेब में पैसे अधिक होंगे, और आपको पता है कि पैसे अधिक होंगे तो उस कारण से कहीं ना कहीं महंगाई आनी निश्चित है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है
अगर किसी दो पर्टिकुलर व्यक्ति में डील हुई है, ए और बी, और ए ने बी से बात की है उस पर्टिकुलर जमीन को 1 लाख रुपए में खरीदने की, और जैसे ही ये बातें लीक होती हैं और ये बात की जानकारी सी को लगती है, तो आजकल जमीन की आवश्यकता सबको है। तो ऐसी दशा में जो जमीन अभी 1 लाख की बिक रही थी, वो जमीन कहीं ना कहीं ए से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1,10,000 का हो जाएगा कि हम 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, आप उस जमीन के टुकड़े को हमें दे दीजिए। अब यहाँ से सी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट को लीक होता है तो डी के पास जाता है, डी उसी जमीन की कीमत कितनी देने के लिए तैयार हो जाता है, 1.5 लाख रुपए। तो देखिए ये डील 1 लाख रुपए में भी हो सकती है, लेकिन ये डील 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक पहुंच रही है, उसके पीछे मुख्य रीजन क्या है, मनी सप्लाई। क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसे हैं, लोगों की जेब में पैसे हैं, जिस कारण से वस्तुओं की कीमत क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कीमत बढ़ रही है, जो आपकी इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगले कारण का, तो अगला कारण हमारा इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें, सार्वजनिक व्यय की बात करें, तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक सुख सुविधाओं पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। अब देखिए सार्वजनिक व्यय से कैसे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आता है। सार्वजनिक व्यय होने से हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर ले तो मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। अब लखनऊ मेट्रो जो कि अभी एयरपोर्ट से टेढ़ी गुड़िया तक है, उसका अगर विस्तार किया जाना है, किसी अन्य रूट पे मेट्रो चलाया जाना है, तो उसके लिए विभिन्न स्टेशन बनाने पड़ेंगे, रेलवे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, मेट्रो की बोगियां बनानी पड़ेंगी। तो इन सब चीजों में अगर ध्यान देंगे आप, तो कहीं किन चीजों का डिमांड आ सकता है। जैसे अगर स्टेशन बनाने की बात हो, स्टेशन के लिए प्रॉपर कहीं ना कहीं रूम बनाए जाएंगे, वहां पे गिट्टी की डिमांड आ सकती है, बालू की डिमांड आ सकती है, साथ ही साथ सरिये की डिमांड आ सकती है। इस तरीके से विभिन्न तरीके की डिमांड उठ सकती है। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं रेलवे ट्रैक की, तो आयरन की डिमांड आएगी, लोहे की डिमांड की बात करें तो कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का काम हो रहा है, तो हमने रेलवे के विषय में बताया, ऐसे कोई सड़क बनाई जानी है, कोई हॉस्पिटल बनाया जाना है, कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जानी है, तो हर एक पर्टिकुलर पब्लिक एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में डिमांड को बढ़ा देती है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि होनी प्रारंभ होती है, जिस कारण से क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारे देश में आता है, मुद्रास्फीति हमारे देश में आती है। अब देखिए इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ अगर हम बात करें, इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी। देखिए अगर वेजेस की बात करें, सैलरीज की बात करें, तो इनमें जो वृद्धि की जाती है, जैसे आप जानते हैं कि 7 पे कमीशन अभी आ चुका है, तो हर एक पे कमीशन के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी निरंतर जो भी लोग काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज वर्ग काम करता है, उनकी ग्रोथ की जाती है, और ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उनकी वेजेस बढ़ाई जाती है। अब देखिए जितना ही वेजेस या सैलरी बढ़ाई जाएगी, कहीं ना कहीं लोगों के पास उतनी ज्यादा मात्रा में पैसे आएंगे, और पैसे रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, मूल्य में वृद्धि होगी। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है किसका, इन्फ्लेशन। अगर सैलरी कम होती तो डिमांड भी कम करते, लेकिन सैलरी अधिक है, इनकम अधिक है, जिसके कारण से क्या होगा, डिमांड अधिक हो रहा है, जिससे वस्तुओं की कीमत में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखिए इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंक्रीज द टैक्स। देखिए अगर टैक्स बढ़ाया जाए, खासकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, तो कभी कांस्टेंट कर दिया गया, सेल्स टैक्स से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसा हमने मीनिंग में आपको बताया कि अगर लगातार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है तो कौन सी सिचुएशन प्रेजेंट करती है, इन्फ्लेशन की, महंगाई की स्थिति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है।
तो अगर कर बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंक्रीज द टैक्स के बाद हम बात कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, प्रशासनिक खर्चों की बात करें, तो आज के समय में प्रशासनिक खर्चों में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। लगातार नए नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने कार्य के लिए एक अच्छे वेतन की डिमांड कर रहे हैं, और जिस कारण से कहीं ना कहीं उन्हें हर एक कंपनी को, हर एक इंस्टीट्यूशन को अच्छे वेतन देने पड़ रहे हैं। अब अच्छा अगर उनकी इनकम है तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा आएगी, जिससे क्या होगा, महंगाई में वृद्धि होगी। तो देखिए, प्रशासन करना पहले के समय में क्या था, किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता था, किसी को भी मैनेजर बना दिया जाता था। लेकिन आज के समय में उसके लिए स्पेशली एमबीए लोग करके आते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, जिस कारण से अच्छी सैलरी की डिमांड करते हैं। अब देखिए, उस सैलरी की डिमांड पूरी करने के चक्कर में क्या होता है, उनको अगर अच्छे पेमेंट्स किए जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा, उनकी तरफ से डिमांड भी आएगी। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रोफेशनल जो सामान्य जगहों से एमबीए करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो अच्छी जगह से एमबीए करते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है, और अगर इनकम अच्छी है, इनकम का फ्लो अच्छा है, निश्चित रूप से क्या होगा, कहीं ना कहीं महंगाई आएगी। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। ग्लोबल, देखिए ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, वैश्विक अस्थिरता की अगर हम बात करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। किसके लिए, फॉर द इन्फ्लेशन। जैसे कोविड-19 की बात करें, बहुत बड़ा एपिडेमिक हमारे देश में या इवन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके कारण से वस्तुओं का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। अब लिमिटेड वस्तुएं मार्केट में है, और उन लिमिटेड वस्तुओं हर एक सेलर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पे बेचना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मूल्य पे बेचना चाहता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं महंगाई हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी महामारी की वजह से नहीं बल्कि अन्य वजहों से भी आ सकती है। जैसे इस समय हम देख रहे हैं भारत और चीन के बीच तनातनी है। अगर किसी कारणवश कभी भी किसी भी तरीके से अगर युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थितियों में भी महंगाई के दंश हमें झेलने पड़ सकते हैं। तो अच्छा दोनों देशों के लिए यही रहेगा कि युद्ध ना हो, बातचीत से मामला सुलझ जाए। लेकिन युद्ध की स्थिति आएगी तो कहीं ना कहीं किसको प्रेजेंट करेगा, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, वैश्विक अस्थिरता को, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, महंगाई का कारण बनेगा। तो देखिए, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कारण के विषय में हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे बताया आपको। देखिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉजेस के बारे में भी बताया हमने। कॉजेस के साथ साथ अगर हम जब कभी इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने की बात करें तो जो कॉजेस बताया हमने, बस इसी के क्या हमें रेमेडीज ढूंढने हैं, इसी के उपाय ढूंढने हैं। जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, कंट्रोल द पॉपुलेशन। जनसंख्या को नियंत्रित करके, जनसंख्या को कम करके। दूसरी तरफ इंक्रीज द मनी सप्लाई। देखिए, जहां तक मनी सप्लाई का सवाल है, हमने पहले ही बताया कि इसमें रूल किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो आप सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के माध्यम से। क्योंकि मौद्रिक नीति में उन सभी मापदंडों के विषय में बताया गया है जो आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। उसमें जैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम स्पेशली आपको बताएंगे। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, ऐसे तमाम एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है जो आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ एक और पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, राजस्व नीति, जो आपके भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो राजस्व नीति के माध्यम से भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। राजस्व नीति के माध्यम से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दें या फिर टैक्स को कम कर दें। टैक्स भी पब्लिक एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। अगर टैक्स कम किया जा रहा है या आपकी सार्वजनिक व्यय को कम किया जा रहा है तो महंगाई क्या हो सकती है, कम हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी की यहाँ पे बात करें कारण के विषय में,
उसका निवारण क्या है कि वेजेस एंड सैलरी को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ परसेंट, जैसे होता है कि अगर आप 10% 20% सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके देश में महंगाई की स्थिति ला सकता है। आप 2% 3% 5% तक अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा और उपयोगी होगा। तो बहुत तेजी से वेजेस या सैलरी को कोई भी कंपनी अगर बढ़ाती है तो निश्चित रूप से महंगाई का क्या होता है, कारण होता है। अगर उसको नियंत्रित रखती है तो हम अपने इन्फ्लेशन या अपनी महंगाई को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इंक्रीज द टैक्स की यहाँ पे बात हो रही थी, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं रिड्यूस द टैक्स या स्टेबल द टैक्स। टैक्स को अगर कम कर दिया जाए या टैक्स को स्टेबल रखा जाए तो निश्चित रूप से महंगाई भी क्या होगी, कम होगी, स्टेबल होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर रहा है। क्योंकि एक वस्तु की जो पर यूनिट कॉस्ट होती है उसमें सारे कॉस्ट ऐड होते हैं, उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सारे कॉस्ट ऐड करके कॉस्ट निर्धारित होती है। फिर उसके बाद उसमें मार्जिन जोड़ के सेलिंग प्राइस के बारे में बताया जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे आप तो आपको प्रोडक्शन से संबंधित जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट होती है, इसको जब हम जोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करते हैं, तब जाके हमारी सेलिंग प्राइस बनती है। तो देखिए आपके टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो निश्चित रूप से हमारी सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, निश्चित रूप से हमारी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की जहां तक बात है तो आपके तमाम तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जैसे सार्क की बात करें, G7 की बात करें, यूएस की बात करें। यूनाइटेड नेशंस भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपकी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए। तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करके किसी भी तरह की उथल पुथल से बचा जा सकता है। किसी भी तरह की महामारी आती है तो उससे अगर सब लोग साथ मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से उससे भी निपटा जा सकता है, जो हमारी महंगाई को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई किसे कहते हैं, साथ ही साथ ये भी बताया आपको कि महंगाई से संबंधित कारण क्या होते हैं, और कारण के बाद हमने आपको निवारण के विषय में बताया। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी पॉइंट आपको पूछना है, डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई भी और टॉपिक इन्फ्लेशन से संबंधित जानना है तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आपको आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।